आप देख रहे हैं सिरसिया न्यूज, आवाज बहुजन समाज की। ये कुम्हार बन भारतीय मूल निवासी संघ एवं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में 23वां 2 दिवसीय बिहार राज्य के अंतर्गत मसीन एवं हमारे भाई एवं बहनों, आपका इस कार्यक्रम में मेरा हार्दिक अभिनंदन है, चंदन है, वंदन है। साथियों, अभी का जो सब्जेक्ट है कि नई बहुजनों को शिक्षा से वंचित रखने का षड्यंत्र, तो हम चाहेंगे कि हम शिक्षा से लेकर हमारा संबोधन न जाए, हम कोशिश करेंगे। मेरा परिचय है रामदेव पंडित, जाति कुम्हार, अति पिछड़ा वर्ग और शूद्र से मैं आता हूँ। और शूद्र सबसे यानी जो वर्ग बनाया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके सबसे नीचे आता हूँ, शूद्र। हम ऊंच नीच नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको बना के रख दिया है। अब ये हमको शिक्षा से वंचित रखने का जो नई शिक्षा नीति है, तो जान लीजिए सर, उसमें एक नर्सरी बना है, नर्सरी, और नर्सरी के बाद फाउंडेशन तैयार हुआ, उसका कैटेगरी स्टैंडर्ड जो तैयार किया गया है। सो नई शिक्षा नीति की बात मैं बता रहा हूं, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। नर्सरी के बाद फाउंडेशन में बच्चा जाएगा, और फाउंडेशन के बाद 3, 4, 5 को स्टैंडर्ड 1 माना गया है, और 6, 7, 8 को स्टैंडर्ड 2 माना गया है, और 9, 10 यानी मैट्रिक की जो परीक्षा होती है 10 में, वो मैट्रिक की परीक्षा नहीं होगी। एक के बाद 9, 10, 11, 12, एक के बाद 12 में परीक्षा होगी। जो अभी मैट्रिक की परीक्षा होती थी या हो रही है, वो समाप्त हो करके एक बार इंटर की परीक्षा होगी। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें विकल्प रखा गया है कि जैसे कि मान लिया 1 साल कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ा, लेकिन उसका मन बदल गया कि नहीं, हमारा तो 1 साल समय बर्बाद हो गया, मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता हूँ, तो बच्चा का समय बर्बाद नहीं होगा, वो पुनः कॉमर्स पढ़ सकता है। तो वो जो 4 साल का कोर्स होगा या 3 साल का, उसमें 1 साल यह इंक्लूड करेगा आर्ट्स वाला। कहने का मतलब उसकी पढ़ाई खिचड़ी हो जाएगी। जैसे कोई बच्चा मान लिया इंटर के बाद साइंस पढ़ने गया, और साइंस पढ़ करके 2 साल के बाद उसका मन किसी कारण से विचलित हो गया, पुनः वो आर्ट्स में चला गया, तो साइंस का जो 2 साल का समय था वो उसका बर्बाद नहीं होगा। उसमें फैसिलिटी दी गई है कि ठीक है तू आर्ट्स पढ़ो, तो आर्ट्स के साथ जो उसको डिग्री मिलेगा, उसमें 2 साल वाला जो साइंस का टाइम है उसको इंक्लूड करके उसको डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब कि उसकी पढ़ाई खिचड़ी हो गई। वह जो एक सब्जेक्ट में जैसे आर्ट्स पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, और हिस्ट्री का वो जो है ना एक मास्टर बनता, एक जानकार व्यक्ति बनता, तो वो जानकार नहीं रहेगा, वो खिचड़ी पढ़ लेगा। इस तरह से शिक्षा के साथ एक षड्यंत्र किया गया है कि जो हमारा बहुजन समाज होगा, वह एक सब्जेक्ट में वह स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। कहने का मतलब कि आपके साथ यानी बहुत बड़ा एक
ये सब पूजा पाठ के न माने छे, एकरा बीच में हम केना जाइए। हमरा जैसे जात भाई में भोज भात खा रहे छे, एक जगह बैठ के वो हमरा निकाल दे। देख लीजिए भाई कहाँ से पैदा होता है। इसलिए विवेक ऐसे पैदा नहीं होगा, विवेक पैदा करने के लिए हिम्मत चाहिए। अब मेरे जैसा आदमी जान लीजिए, पूरे देश के प्रोग्राम में कटिहार पहुंच गया। वह सब्जेक्ट क्या था कि हमारे समाज में पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा। अब देख लीजिए, सुनने में बड़ा आसान लगता है, पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा। इस सब्जेक्ट पर 2 दिन वहां संबोधन और प्रबोधन चला। अब उसको मैं बैठ करके समझा, आसान चीज नहीं है। देश का प्रोग्राम है, यहाँ हमको लगता है 2 से 2.5 लाख रुपया का बजट होगा, और 2 से 2.5 लाख के बजट में आप सोच लीजिए कि हमारे निश्चित रूप से हमारे भाई 2, 4, 10 व्यक्ति को जरूर कहे होंगे कि चलिए भाई चलिए। निश्चित जितने भी भाई दर्शक विभाग में हैं, सभी भाई 2, 4, 10 लोगों को जरूर कहे होंगे। मैं अपनी अंतरात्मा से कबूल करता हूँ, सभी लोग कहे होंगे कि चलो भाई अपना कार्यक्रम है, और उसमें जानने से विचार बदलता है, ज्ञान बढ़ता है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि 2, 4, 10 में से मुश्किल से 1 या 2 आए होंगे, और नहीं तो वो आदमी भय से नहीं आता, और कोई बात नहीं, भय से नहीं आता है। मैं खुद 15 से 20 आदमियों का हूँ। एक तो चलते चलते में बदल दिया कि भैया हम न जो हमारा फूफा के मौसेरा भाई के यहाँ मरण हरण में न्योता आ गए। सुन लीजिए, कहने का मतलब कि नई शिक्षा नीति हमको शिक्षा से वंचित कर रहा है। तो वंचित कर रहा है, हमारे महेंद्र बाबू ने कहा कि इसका निदान भी बताना पड़ेगा। तो भाई निदान क्या है? हमारे हाथ में है यह बनाना। वो तो बना करके हमारे माथे पर थोप दिया, तो थोप दिया तो हमारा क्या कर्तव्य है? उसको हम काट देंगे क्या? नहीं, हमारे पास पावर नहीं है। हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। उसको अगर समझ लेते हैं तो आप इसका मतलब निदान आप समझ जाइएगा। हमारे सीतामढ़ी जिला में एक गोयनका कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। उस कॉलेज में मानवर राम नरेश पंडित जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, यानी राज्यपाल से पत्र लेकर के वो ज्वाइन करने के लिए गए उनका कॉलेज में प्रिंसिपल बन करके। तो ज्वाइन करने वहां पहुंचने से पहले वो कॉलेज के ऑफिस का जो प्रिंसिपल का चैम्बर था उसको ताला लॉक कर दिया। कौन कर दिया? वहां के यानी कॉलेज से रिलेटेड जो सामंतवादी लोग थे उसने चैम्बर में ताला लॉक कर दिया। अब ये पता किए, तो पता करने के बाद इनको मालूम हुआ कि यहाँ सामंतवादी लोग आपको रहना नहीं देगा, चाहता है, इसलिए ताला लॉक कर दिया है। आप कितना भी छटपटाइए, आपको यहाँ रहने नहीं देगा। वो बहुत ताला खटखटाए, इधर उधर ताक झाक किए, लोगों से संपर्क किए, नहीं हुआ। फिर ये कंप्लेन किए यानी वाइस चांसलर के पास, यानी मुजफ्फरपुर। फिर वो 8 दिन 10 दिन 1 महीना मतलब जवाब के प्रत्याशा में इंतजार किए, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया राज्यपाल के यहाँ, कुलपति के यहाँ। फिर महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन इंतजार किए, कुछ नहीं हुआ। सोच लीजिए आपको विवेक कैसे पैदा होगा? सरकार हमारे ऊपर मतलब शासन प्रशासन षड्यंत्र कर रही है, उसका काट कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये राम नरेश पंडित क्या करेगा? अब तो यहाँ राज्यपाल से लेकर के अब चैम्बर तक ताला लगा हुआ, कोई सुन नहीं रहा। तो हमारे सीतामढ़ी जिला में एक हमारे विचारधारा के बहुत ही कर्मठ आदमी है, उसका नाम हम सभी जानते हैं, विनोद बिहारी मंडल। उनके कान में एक डॉक्टर संजय कुमार नाम करके
सीतामढ़ी जिला में अति पिछड़ा का सवाल है कि अगर ये प्रिंसिपल ज्वाइन ना करके वापस हो जाता है यहाँ से तो अति पिछड़ा, हम सब अति पिछड़ा है, इसके लिए हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, हमारा मान सम्मान यहाँ मिलेगा। अगर मान सम्मान को बरकरार रखना है तो ये प्रिंसिपल इसमें ज्वाइन कैसे करेगा, इसके लिए हम लोगों को सोचना समझना होगा, बैठ करके रणनीति अख्तियार करना पड़ेगा। अब भाइयों, डॉक्टर संजय कुमार और विनोद बिहारी मंडल के संयुक्त निर्देशन में वहां अति पिछड़ों की बैठक हुई। अति पिछड़ों नहीं, उसमें SC ST OBC इंक्लूड माइनॉरिटी बैठक हुई। बैठक में रणनीति तय हुई। 8 दिन धरना प्रदर्शन कॉलेज के गेट पर हुआ। जब उससे भी नहीं सुना तो एक ठेका मंडल है वो आमरण अनशन पर बैठा कि आप जब तक ताला नहीं खोलवाइएगा हम मर जाएंगे। फिर उनको पानी चढ़ने लगा, मीडिया रोज निकालता था, जानकारी हुई मुजफ्फरपुर यानी वाइस चांसलर को। अब डर गया कि आदमी वहां मर जाएगा तो हमारा जो है सो बड़ी मतलब इज्जत जो है सो बढ़ जाएगा। तब यहाँ जा करके उसको जूस पिला करके और आमरण अनशन तोड़वाता है और कहता है कि आप आमरण अनशन तोड़िए, मैं कल प्रिंसिपल को चेम्बर में बैठाता हूँ, मैं वादा करता हूँ। फोर्स के साथ गया था और तब इसके साथ जो है सो जूस पी करके आमरण तोड़ता है और सही में कल होकर के वो वाइस चांसलर जाकर के ताला खोलता है और प्रिंसिपल को बैठाता है। कहने का मतलब यह है कि शासक वर्ग शिक्षा से अगर आपको वंचित करना चाहता है या कर रहा है तो सरकार हमारी और आपकी बात को नहीं सुनेगी। इस घटना से हमको क्या शिक्षा मिलती है, क्या करना होगा जान लीजिए। जो काम हमारे और आपके लिए सरकार नहीं कर सकती, प्रतिनिधि नहीं कर सकता, MLA MP नहीं कर सकता, वह काम जन क्रांति के द्वारा संभव है। और जन क्रांति तभी होगी जब हम सभी एक मत होकर के उस काम को अंजाम देंगे। क्या हुआ गोयनका कॉलेज में, क्या हुआ? मैटर था कुम्हार का और धरना पर बैठ, उस धरना पर बैठने वाले में एक कुम्हार नहीं था, उसमें SC था, ST था, OBC था, माइनॉरिटी का था। 3 दिन मैं भी बैठा। कहने का मतलब वो आम जनता की क्रांति को उन्होंने दिखाया। उन्होंने आम जनता का आंदोलन किया कि सरकार अगर नहीं सुनते हैं तो हम ये करेंगे। आप देखिए, आजाद भारत में आज तक कभी खाद्यान्न पर GST नहीं लगा। आज लग गया ना। आप जो खा रहे हैं उस पर आप टैक्स देना शुरू कर दिए हैं। क्या इसका क्या उपाय है? मुख्यमंत्री के पास जाइएगा तो सुनेगा, DM के पास जाइएगा तो सुनिएगा, PM के पास जाइएगा तो सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि सरकारी तंत्र है, ये शासक वर्ग है, ये शासन चलाएगा, ये अपना नियम लगाएगा। लेकिन हमारे हाथ में एक जन क्रांति और आंदोलन के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जान लीजिए, सरकार का किसी का मतलब नियम कानून को अगर रोध करना है, अवरोध करना है, रोध करना है तो बस हम लोगों को एक साथ मिलकर के एक आवाज पैदा करना है। अब तब जाकर के वो चीज ध्वस्त हो सकता है। आप देख लीजिए, किसान आंदोलन आप सुने होइएगा, हमारे बिहार यूपी के लोग तो बहुत कम संख्या में थे। पंजाब में लगभग 1 साल तक किसान ने आंदोलन किया है। आखिर किसान आंदोलन का बिल वापस हुआ कि नहीं? बोलिए हाथ उठा करके, हुआ कि नहीं? क्या हुआ? वो जन क्रांति हुआ, वो जन आंदोलन हुआ और मजबूर में सरकार पे वो बिल वापस। हमारे महेंद्र बाबू का निर्देश था कि
कम से कम उसका निदान भी बताइए। नई शिक्षा लागू हुई है, वो शिक्षा आज से नहीं, हमको वो तो नियम आज लगाया, ये पहले से लागू है। मेरी बहाली 1994 में हुई। हम उस समय देखते थे कि हम 9 टीचर थे, 9 में 8 टीचर उसमें था जिसको एप्लीकेशन भी ठीक से नहीं लिखने आता। आज भी हम वही देख रहे हैं। हम जब ट्रेनिंग देते थे 50 की संख्या में होती थी तो उसमें 20 वो टीचर उसमें था। इसको कौन बहाल किया? ये प्रतिनिधि और हमारे और आपके द्वारा बनाई हुई सरकार ने बहाल किया। ये हम 8 दोषी है, सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि हमने उसको बनाया है। उसने कहा कि सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ। सारा का सारा दोष हम पर आएगा, सरकार दोषी नहीं है, हम जिम्मेवार है उसके लिए। हम जैसा रोपे हैं वैसा काटेंगे और हमारा पीढ़ी उसको भोगे। जिसने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसका जो अमीर का बच्चा है वो प्राइवेट में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। उसी समय से दो रंगी नीति स्टार्ट हो गई। हमारे स्कूल में साल भर तक बच्चा पढ़ता है, उसको तक किताब पढ़ने नहीं आता। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, अगर 6 वर्ष तक का बच्चा और ठोस बच्चा, तंदुरुस्त और स्वस्थ अगर बच्चा मुझको मिल जाए तो 3 महीना का मेरे पास टाइम है, उसको अक्षर ज्ञान कराते हुए किताब पढ़ना सिखा देते हैं। ये मेरा अनुभव, 3 महीने। लेकिन आज का जो क्या कहते हैं, सरकार के द्वारा थोपा हुआ कर्मचारी वर्ग है, चाहे शिक्षक है, उनकी भी मानसिकता वैसी बन गई है। परिणाम क्या होता है? और हमारा और आपका बच्चा उसके लायक तैयार नहीं होता है। अगर धोखे में तैयार भी हो गया तो जान लीजिए कहाँ जाइएगा, टीचर भी नहीं बन पाइएगा। बीपीओ की तो दूर बात है, किरानी चपरासी नहीं बन पाइएगा। एक टीचर बनने के लिए भी बहुत कठिन प्रोसेस कर दिया। तो सारा का सारा दोष आपको शासक पर पड़ जाता है और ये दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए हमारा बहुजन समाज शिक्षा से कैसे वंचित रहेगा, इसका प्रतिफल देखने के लिए ये थोपा। तो हम अधिक समय नहीं लेते हुए हम 2 पंक्ति आपको गा करके एक संदेश देना चाहते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि हम पढ़ लिख तो गए, लेकिन हमारे ऊपर ये विपदा है, ये कलेश है, ये कष्ट है, ये समस्या है। इसका क्या निदान होगा? बस 2 से 4 पंक्ति मैं आपके सामने रख रहा हूं। कौन करन के पूछा तू साये भैया, जिंदगी के पूछा तू साये भैया, जिंदगी के पूछा तू कौन करन रख रही के कौन करन रख रही के कहता भैया, जिंदगी के पूछा तू साये भैया, जिंदगी के पूछा तू अखिया के रहते अन्हरिया बुझाला। इसको हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। अखिया के रहते अन्हरिया बुझाला, जिंदगी के लम्हर ना रहिया रहाला। कतनो संभल के तू चलला डगरिया, कतनो
जिंदगी के कुछ उद्देश्य। इसे साफ साफ आपको झलकता है कि आंख रहते हुए हम जिस पत्थर को गणेश मान करके उसको पूछते हैं, ऐसा करेंगे तो जिंदगी में निश्चित रूप से आपको जगह जगह ठेस लगेगी। एक और ठेस लगने की आपको एक छोटा सा घटना आपको बता रहा हूँ। परसों एक हमारे गांव के बगल में शिक्षक हैं, उसको बार बार मैं कहता था कि चलो हमारे विचारधारा में कार्यक्रम में बैठिए, तो इस भय से नहीं आते थे कि मुझको वहां सिखा देंगे। वो पूजा पाठ में बहुत लीन रहते थे। 5 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी और परसों ये पटना में आए अपने पत्नी का डिलीवरी कराने के लिए। बच्चा तो इशू हुआ लड़की, लेकिन इशू के बाद 2 घंटे के बाद माँ उनकी पत्नी यानी बच्ची की माँ का डेथ हो जाता है और कल उसका यानी संस्कार हो गया। सोच लीजिए, जो और वो टीचर पूजा पाठ में इतना माहिर मत कीजिए। सवाल अपने आप से कीजिए, जो आदमी भगवान का भक्त होकर के इतना पूजा करेगा और जिसकी शादी 5 साल पहले हुई है, उसका परिवार निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए। कहने का मतलब इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है और ब्राह्मणवाद ने कल्पना करके हमारे और आपके दिमाग में इतना भर दिया है कि निकालने से नहीं निकल रहा है। निकालने का बस एक ही उपाय है, ये मंच, ये कार्यक्रम। बस मैं इतनी बात कह करके, कहने का तो बहुत समय है लेकिन हमारे और वक्ता है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, अगला वक्ता वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।